हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। पिछली वीडियो में हमने जाना किस तरीके से, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी और मैंने एक बहुत स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया था कैसे एक ओल्ड रीजन यानी कि एक सोसाइटी में किस तरीके से बदलाव की भावना आ रही थी, अब कैसे समाज में बदलाव आ रहे थे। पिछले चैप्टर में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, उसमें हमने जाना किस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस आए, किस तरीके से मोनार्की हटके जो है सोसाइटी में रिपब्लिक आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, फिर किसे दोबारा मोनार्की आती है। तो वो तो हमने सिर्फ एक पॉलिटिकल सिनेरियो में हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिकल चीजों को भी पढ़ेंगे कि कैसे सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस आए थे। तो कुछ आइडियोलॉजीज निकल कर आई, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। तो कौन थे ये लोग, इनकी सोच क्या थी, इनकी विचारधारा क्या थी। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं देखा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पूरा देखिए, तो आपको एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि यूरोप में किस तरीके से सोसाइटी बदलती है। तो जो बदलाव आ रहा था उस बदलाव में कैसे कैसे लोगों की आइडियोलॉजी, कहते हैं ना कि एक आइडियोलॉजी होती है, एक सोच होती है, तभी इंसान के पास आइडिया आएगा, तभी तो कुछ सोचेगा किसी चीज के लिए। अगर उसके पास आइडिया नहीं होगा तो करने की वो चीज आएगी नहीं उसके अंदर। तो वो जो आइडियाज आए वो क्या थे आइडियाज, और उन्होंने कैसे सोसाइटी को बदला। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहले ये जो टॉपिक है लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव, तो पहले हम जानेंगे लिबरल्स के बारे में कि लिबरल्स कौन थे। लिबरल वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जैसे लोग कहते हैं ना कि बहुत ही लिबरल फैमिली है, खुले विचारों की फैमिली है, तो कुछ वैसा ही है। देखिए चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, लिबरल्स का मतलब होता है जो समाज में बदलाव चाहते थे, चेंज इन सोसाइटी, जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे। एक मोनार्की की सोसाइटी थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। तो जब ये सारी चीजें चल रही थी यूरोप में, तो लोगों को एक बदलाव चाहिए था सोसाइटी में। अब क्या बदलाव चाहिए थे, तो पहला बदलाव आता है, वो चाहते थे इक्वालिटी इन रिलीजन एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन बाय नेशन, यानी कि रेसिज्म, कास्टिज्म, ऐसी चीजें वहां भी देखने को मिल रही थी। तो वो जो भेदभाव था कास्ट को लेके या रेस को लेके, तो उन सारी चीजों में उनको इक्वालिटी चाहिए थी। देखो, इक्वालिटी तो कहते हैं ना कि हर सोसाइटी में बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। अगर एक घर है, वो एक घर में एक परिवार रहता है, उसमें कुछ बच्चे रहते हैं, अगर उसका फादर अपने बच्चों में ही भेदभाव करेगा, इनइक्वालिटी करेगा, तो क्या वो बच्चे बराबरी से ग्रोथ कर पाएंगे। अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, तो हर एक बच्चे पे बराबर ध्यान देना जरूरी है अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज, तभी तो उस घर को उभारा जाएगा। ठीक उसी तरीके से एक सोसाइटी को, एक कंट्री को, एक वर्ल्ड को चलाने के लिए इक्वालिटी बहुत जरूरी है। तो किसी को धर्म के आधार पे अगर उसके साथ भेदभाव कर देना, जैसे हम लोग अपने देश में भी देखते हैं धर्म को लेकर जिस तरीके से जो भेदभाव है, अगर वैसा भेदभाव एक सोसाइटी में देखने को मिलता है तो वो सोसाइटी नहीं बढ़ सकती। तो वही था लिबरल्स का कहना कि लिबरल्स को क्या चाहिए था, बदलाव चाहिए था। एक तो रिलीजन में एक तो बराबरी चाहिए थी, दूसरा रिलीजन बाय नेशन, मतलब नेशन यानी कि देश की तरफ से भी कोई इंटरफेरेंस। जो हम सेकुलरिज्म पढ़ते हैं, तो सेकुलरिज्म में क्या होता है कि हर धर्म की रिस्पेक्ट की जाए, उसी को सेकुलरिज्म कहते हैं। तो वही चीज चाह रहे थे लिबरल्स लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो लोग चाहते हैं अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। डायनेस्टिक रूलर्स यानी कि जो मोनार्की चल रही थी, जो राजाओं का शासन चल रहा था, उसको बंद करना चाह रहे थे। उसको एकदम जैसे कि खत्म कर दो। राजा के शासन से, उनकी तानाशाही से लोग परेशान थे, तो राजा का जो शासन चल रहा था उसको बंद कर दिया जाए, उसको जो एकदम खत्म कर दिया जाए। उसके बाद आता है हमारा इंडिविजुअल राइट शुड बी प्रोटेक्टेड, यानी कि हर इंसान के अपने एक इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए। जैसे आप अगर सिविक्स में पढ़ेंगे या पॉलिटी में पढ़ेंगे, ये जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं बताता हूँ ना, तो उसमें हर इंसान के अपने अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो वैसे ही हर इंसान को उसके इंडिविजुअल राइट्स मिलने चाहिए देश की तरफ से। हर इंसान का अपना एक अधिकार होना चाहिए अपनी सोसाइटी में रहने के, उसके राइट्स होने चाहिए। उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद वो बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो इलेक्टेड यानी कि इलेक्शन होगा और पार्लियामेंट होना चाहिए जिसमें सरकार चलेगी, जो आज के दौर में चल रहा है। तो वैसे ही डिमांड करते थे वो लोग। लेकिन और एक और चीज, और लास्ट में आता है सपोर्टेड जुडिशरी, और जुडिशरी को भी सपोर्ट करते थे कि जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए। तो आप जब लिबरल्स को देख रहे हो कि इस तरीके के बदलाव वो चल रहे थे, तो आपके मन में सवाल आएगा कि हाँ, फिर तो इसके हिसाब से वो डेमोक्रेट्स थे। जी नहीं, वो लोग, बट दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, वो लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, क्यों डेमोक्रेट्स क्यों नहीं थे। तो इसको हम थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जब मोनार्की हट के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ रही थी, जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट जब उभर कर आया था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करी थी। तो आपको याद होगा जो वोटिंग राइट्स थे वो लिमिटेड थे,
उन्होंने वोटिंग राइट सबके लिए नहीं मानने थे, उन्होंने एक्टिव और पैसिव में डाल दिया था लोगों को। तो जो एक्टिव और पैसिव सिटीजन में जब डाला था तो उन्होंने बोला था ना कि जो वोटिंग राइट्स है सिर्फ वो कुछ आदमियों को मिलेंगे, और जो सिर्फ क्या करते हैं अपना वेजेस को देते हैं, 3 दिन की वेजेस का टैक्स पे करते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए। तो ये वैसा ही कुछ था। तो उन्होंने बोला बिकॉज दे वर नॉट ओनली मैन वोटिंग राइट्स, मतलब और विद प्रॉपर्टी, यानी कि जिनके पास सिर्फ प्रॉपर्टी है और कुछ आदमी है उन्हीं को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। तो ये डेमोक्रेट्स नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ इनकी ऐसी सोच थी जो सोसाइटी में बेहतर बदलाव के लिए थी। बट उनके जो ये वोटिंग राइट्स थे तो वो डेमोक्रेटिक्स नहीं थे ना, तो इसलिए हम उनको लिबरल्स कहते थे। अब अगली आइडियोलॉजी आती है, उसके बाद बात करेंगे हम रेडिकल्स की। अब ये रेडिकल्स कौन थे? तो रेडिकल्स बेसिकली वो भी समाज में बदलाव चाहते थे, लेकिन वो इनसे थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट में पढ़ा वो वोटिंग राइट्स के बारे में, जो मैंने बताया कि वो वोटिंग राइट्स नहीं चाहते थे, मतलब हर इंसान को वोटिंग राइट्स नहीं देना चाहते थे। यहाँ पे वो मेजोरिटी की गवर्नमेंट चाहते थे, यानी वो सभी को वोटिंग राइट्स दिलवाना चाहते थे। तो ये एक इनमें डिफरेंस आ जाता है, किसमें? लिबरल्स में और रेडिकल्स में। साथ ही साथ वो लोग सपोर्ट वुमेन्स सफ्रोगेट मूवमेंट्स, यानी कि जो वुमेन्स के जितने भी जो मूवमेंट्स थे, जैसे आपने जैकोबियंस में पढ़ा था ना, उन्होंने नहीं जैकोबियन में नहीं, बाद में आया था ना वुमेन्स को लेके, तो लेकिन कुछ वुमेन को भी सपोर्ट करा था उन लोगों ने, और ये सारी चीजें हुई थी। तो जो वुमेन्स के सपोर्ट पर जैकोबियन में बताया था ना कि वो जो सबसे लोअर क्लास था वो लोग उभर कर आए थे। तो रेडिकल्स में कहीं ना कहीं वही लोग देखने को मिलते हैं जो सोसाइटी में एक बदलाव चाहते हैं। और किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? मतलब मेजोरिटी गवर्नमेंट चाहिए, सबको वोटिंग राइट्स होने चाहिए, और वुमेन्स को भी पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, और वुमेन्स के काफी सारे मूवमेंट्स को वो लोग सपोर्ट भी करते थे। एंड अपोज्ड प्रिविलेज ऑफ लैंड ओनर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो ये जो प्रिविलेज चलती चली आ रही थी हायरार्की, यानी कि जो फैक्ट्री ओनर्स थे, लैंड ओनर्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, जो अब आने वाले टाइम में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो क्रिएटिंग डिस्पैरिटी, क्योंकि वो जो है सोसाइटी में इनइक्वालिटी ला रहा था। मतलब एक फैक्ट्री ओनर है, एक लैंड ओनर है, जिसके पास खूब सारी प्रॉपर्टी है, लैंड है, वेल्थ है, और उसके अंदर काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे पिस रहे हैं, और प्रॉफिट जो है वो लोग लेके जा रहे हैं। तो ये एक सोसाइटी में गैप देखने को मिल रहा है, जो हम आगे अभी रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे, समझेंगे कि सोशलिज्म जो था, तो बेसिकली सोशलिज्म को ये लोग फॉलो करते थे। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया ना, सोशलिज्म क्या था कि जो वेल्थ है, जो प्रॉपर्टी है, वो सब लोगों में इक्वली बटेगी। तो वैसा ही ये लोग चाहते थे। तो इसको हम डिटेल में आगे अभी जानेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन जब आएगा तो किस तरीके से चीजें बदलती है, और सोशलिज्म कैसे आता है। तो सोसाइटी में ये जो इनइक्वालिटी, तो इसको ये अपोज करते थे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने कंजर्वेटिव्स पे। अब ये कंजर्वेटिव्स कौन थे? तो आपने देखा लिबरल्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे, जो चेंज चाहते थे, और कंजर्वेटिव्स कौन थे, जो चेंज ही नहीं चाहते थे सोसाइटी में, जिनका था कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली अ ग्रुप ऑफ रूलिंग क्लास एंड पर्सन्स इन पावर, यानी कि जो रूलिंग क्लास यानी राजा महाराजा लोग थे, और जो उनके अंडर के जो लोग पावर में थे, जो नॉबिलिटी और क्लर्जी हम लोग पढ़ रहे थे, वही लोग थे जो ये लोग समाज में बदलाव नहीं चाहते थे। ये चाहते ही नहीं थे कि समाज में कोई बदलाव हो, नहीं तो हमारा शासन खत्म हो जाएगा, हमारी पावर खत्म हो जाएगी। अब देखिए एक छोटी सी बात है ना, कोई भी इंसान है, उसके पास पावर है, तो वो चाहेगा नहीं कभी मेरे पास से पावर खत्म हो। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पेरेंट्स या आपके कोई भी फैमिली में जो गवर्नमेंट सर्विस में रहे होंगे और वो रिटायर होते हैं, तो वैसे तो कहते हैं इंसान रिटायर हुआ है सरकारी नौकरी से, तो एक होता है ना, कहता है कि भाई चलो अच्छा है, अब आराम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक वो होता है कि सरकारी नौकरी, हमारे देश में एक सरकारी नौकरी को लेके ही तो सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि पावरफुल नौकरी होती है। तो वो पावर खत्म होने का एक इंसान को अंदर से रिग्रेट और एक दुख रहता है, उसकी पावर खत्म हो जाती है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि पावर जब जाएगी, तो इसलिए जो कंजर्वेटिव्स थे वो सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते थे। दूसरा, आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन दे वर रेडी टू चेंज, बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद उन लोगों ने बदलाव आया, वो लोग मान गए थे। क्योंकि कहानी तो आपने देखी ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, किस तरीके से दबाव कह लो, किसी भी तरीके से जब लोगों ने मांग करी तो उन्होंने जो है सोसाइटी में बदलाव की मांग करी, और फिर वो लोग बेसिकली मान गए। बट बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट द चेंज वाज इनएविटेबल, तो क्योंकि उनको पता था कि सोसाइटी में बदलाव तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग सोसाइटी में आवाज उठाने लगे थे, और साथ ही साथ उन लोगों ने इस चीज की मांग करी थी कि उनके इस शासन को, उन्होंने फिर दो बातों की मांग भी करी। तो उन्होंने कहा था कि एक तो सोसाइटी जो में जो चेंज आएगा बहुत ही स्लो आएगा, धीरे आएगा, एकदम नहीं आएगा, और दूसरा ये कहा था कि उनके रिस्पेक्ट में, वो लोग राजा थे तो उनकी वो रिस्पेक्ट को बरकरार रखना होगा। ऐसा नहीं है कि राजा खत्म हो गया तो कोई अब उसकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। जैसे लुईस आया था ना, तो लुईस 16 आया था, तो जैसे संविधान आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी, तो राजा रहेगा लेकिन उसकी पावर, तो उसकी रिस्पेक्ट रहेगी। ऐसा नहीं है कि राजा को समझेंगे ही नहीं। तो वो सारी डिमांड थी कंजर्वेटिव्स की। मतलब पहले तो वो लोग चेंज ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन बाद में लोगों ने चेंज करा सोसाइटी में, और उस तरीके से फिर ये लोगों ने भी इस चीज की मांग करी और सोसाइटी में बदलाव आया। अब
एक मिनट, इसको आप थोड़ा सा रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखो। तो जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, तो आप सोच के देखो कौन लोग हैं इस सोसाइटी में। आज के जमाने से इसको कनेक्ट करो कि कौन लोग हैं इस सोसाइटी में जिनकी नजरों में आप उनको रेडिकल समझते हो, जिनको लिबरल समझते हो और जिनको कंजर्वेटिव समझते हो। कौन लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं और कौन लोग हैं जो बदलाव नहीं चाहते। तो आप इसके लिए एक अपनी इमेज अपने माइंड में एक बार सेट करके देखिए, सोचिए कि हमारी सोसाइटी में कौन सी कमियां हैं, कौन से वो लोग हैं जो बदलाव चाह रहे हैं और उनके बदलाव ना होने की वजह से सोसाइटी जो है इंप्रूव नहीं कर रही है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।